हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का जी। इसके पहले जितने भी प्रश्नावली हैं वो आपने पढ़ लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3 जी, इसका जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपया मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करिए। आय और व्यय से संबंधित प्रश्नों में आपको याद रखना चाहिए, आय का मतलब होता है कि आप कितना कमा रहे हैं और व्यय का मतलब होता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं, है ना। उसके बाद बचत का मतलब होता है कि आप कितना बचा रहे हैं। जैसे अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो ये आपकी आय है, और इस 100 रुपये में आप 50 रुपये या 70 रुपये या 80 रुपये जो है खर्चा कर रहे हैं तो इसे व्यय कहते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपया कमाया और 80 रुपया खर्चा कर दिया तो आपके पास 20 रुपया बचा, यही 20 रुपया आपका बचत है। तो 20 ये आया कैसे? आपके आय जो 100 था उसमें से अगर आपने व्यय जो 80 था उसको घटा दिया तभी तो 20 आया, तभी तो बचत आया। मतलब आय में से अगर व्यय को घटा दिया जाए तो हमारा बचत निकलता है, और इसी के आधार पर इस प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में सबसे पहले दिया है ए और बी की मासिक आय। ध्यान रखेंगे कि ए की आय कितना है, तो इसका जो अनुपात दे रखा है तो 9:7 दे रखा है, तो आप कहेंगे कि 9x x मान लेते हैं। बी की आय कितनी है, तो आप कहेंगे बी की जो आय है वो हम मान लेते हैं 7x। अच्छा ये आय है तो इन लोगों का व्यय भी होगा, तो ए का जो व्यय है, ए का जो व्यय है और बी का जो व्यय है ये भी दे रखा है, ठीक है। अगर ऐसा आप देखें तो ए का व्यय और उसका अनुपात दे रखा है 4x और 3x, सॉरी अब ये x आपने माना है तो इस तरफ आप y मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आय और व्यय अलग अलग होते हैं। अब कह रहा है कि आपके पास आय और व्यय का लेखा जोखा है। जैसे ए की आय 9x है, व्यय 4y है, तो कह रहा है कि बचत भी कर रहा है 200 रुपया का। दोनों के दोनों 200 रुपये का बचत कर रहे हैं। प्रश्नानुसार अगर हम काम करें, तो ए का जो बचत होगा, आपको पता है कि आय माइनस व्यय बराबर होता है बचत। तो ए की आय कितनी है, तो आप कहेंगे 9x माइनस ए का व्यय कितना है 4y बराबर में बचत कितना कर रहे हैं, दोनों के दोनों 200 रुपया बचत कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से बी का देखें तो बी का आय कितना है, तो आप कहेंगे 7x है। अगर इसमें से बी का जो व्यय है 3y घटा दें तो भी ये 200 रुपया बचेगा। आप देख रहे हैं आपके पास 2 समीकरण मिल गए हैं, इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। अब अगर हल करें तो एक समीकरण को इसमें से हटाना पड़ेगा, तो आप चाहे 3y को हटा दीजिए चाहे x को हटा दीजिए, क्योंकि प्रश्न के लास्ट में पूछा है कि उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। आय ज्ञात करना है तो आय मतलब x को रहने देते हैं, y को ही हटा देते हैं, y हट जाएगा, डायरेक्ट आपका आय निकल के आएगा x का मान। तो देखिए अगर y को हटाते हैं तो इधर 3 का गुणा करना पड़ेगा और इधर कितना गुणा करना पड़ेगा 4 का। 3 का गुणा हर जगह करेंगे 9 × 27x हो जाएगा, माइनस 4 12y हो जाएगा बराबर में 600। 4 का गुणा करेंगे 7 × 4 28x हो जाएगा, माइनस 12y हो जाएगा बराबर में 800। अब इसको हल करेंगे तो पहले आप घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 28x में से 27x घटाएंगे तो आप कहेंगे कि एक x बचेगा, लेकिन वो माइनस बचेगा क्योंकि 28 बड़ा है, इसका चिन्ह बड़ा है। बराबर में 800 में से 600 घटाएंगे तो 200 माइनस में बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 200। ध्यान रखेंगे x का मान 200 आया है, लेकिन a की आय कितनी है, तो आप कहेंगे कि a की जो आय है, a की आय कितना है 9x, मतलब 9 गुणे x। इसका मतलब आप 9 गुणे 200 करेंगे तो 1800 रुपया आ जाएगा ए की आय।
उसी तरीके से अगर बी की आय की बात करें, बी की आय की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना है, आप कहेंगे 7x है। 7x का मतलब 7 गुणे x, इसका मतलब 7 गुणे 200, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 1400 रुपया है। अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। आप ऐसे समझिए, अगर 2 अंकों की संख्या आप कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए हमको 15 लिखना है, तो यहीं तो 2 अंकों की संख्या है, पहला अंक 1 है, दूसरा अंक 5 है, तो ये एक संख्या लिख दिया गया जो कि 15 है। इसमें पहला अंक क्या है, 1 है, दूसरा अंक क्या है, 5 है, 2 अंक आपको मिल गए। लेकिन संख्या क्या है, संख्या 15 है। तो आप देखिए, जो इकाई के अंक पे होता है उसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन दहाई पे जो अंक होता है उसमें हमको 10 का गुणा करना पड़ता है ना, तभी तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। यहाँ पे 1 में 10 का गुणा करेंगे 10 आएगा, प्लस 5 बराबर 15 आएगा। ये संख्या कब प्राप्त हुआ, जब हमको इकाई में 5 और दहाई में 10 का गुणा करना पड़े। इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, अगर ये 3 अंक का होता तो सैकड़े में 100 का गुणा करना पड़ता। बात समझ में आया होगा आपको। जैसे अगर हम यहाँ पे 45 लिख दें तो 45, अगर संख्या लिखना पड़े तो हम लिखें इकाई में 1 का गुणा, मतलब 5 में 1 का गुणा करेंगे तो वहीं रह जाएगा, लेकिन 4 में आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो क्या आएगा, 45 आएगा। इसका मतलब अगर आप कोई संख्या मान रहे हैं, मान लीजिए ये संख्या x y है, इसका मतलब यहाँ पे y लिखेंगे, x में आपको किसका गुणा करना पड़ेगा, तो कहेंगे 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप देखिए संख्या क्या निकल के आया, तो कहेंगे संख्या हमारा निकल के आया है 10x प्लस वाई। ये हम कोई भी संख्या मानते तो ये मानते, लेकिन इसमें अंक कौन कौन से हैं, एक अंक आपका x है, एक अंक आपका y है। इस तरीके से आप समझेंगे। तो प्रश्न साफ साफ कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, पहले हम मान लेंगे कि माना अंक जो है वो x है और y है, यही है। अब कह रहा है कि इनके अंकों का योग, इनके अंकों का जो योग है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि 9 है। अंकों का योग 9 है, इससे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ध्यान से प्रश्न को जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे लिख देना है। इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 10x प्लस वाई, यही संख्या है जैसा कि हमने यहाँ पर बताया। तो इस संख्या का 9 गुना, फिर आगे कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर, जब आप संख्या के अंकों को पलटेंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। ये कैसे हो गया अभी मैं बताता हूँ। तो पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो पलटने पर जो बनी संख्या है इसका 2 गुना, यही आपका क्या है, ये दोनों की दोनों संख्या। देखिए ध्यान से, इधर अगर आपने एक्स वाई किया था तो इसको अगर संख्या पलट देंगे तो y की जगह पे x आ जाएगा और x की जगह पे y, मतलब y x हो जाएगा। तो इसको जब लिखेंगे x लिखेंगे, इसको जब लिखेंगे 10 गुणे y लिखेंगे, इसीलिए 10y प्लस एक्स, तो संख्या पलट जाएगी तो आपका 10y प्लस एक्स हो जाएगा, इसलिए हमने 10y प्लस एक्स लिखा है। बात समझ में आया होगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 90x प्लस 9y बराबर में 20y प्लस 2x हो जाएगा। x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं, तो 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। 90 में से आप 2 घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 88x बराबर में 20 में से 9 घटाएंगे तो 11y। अब यहाँ से x बटे y अगर आप करें तो 11 बटे में 88 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 × 88, तो x और y का जो अनुपात आ गया वो 1/8 आ गया है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए आप चाहें तो यहाँ से देखिए संख्या डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो x का जो अनुपात आया वो 1 आया है, y का जो अनुपात आया है वो 8 आया है। संख्या क्या था, 10x प्लस वाई, संख्या क्या था 10x प्लस वाई। 10 का गुणा कितने में करेंगे, x का 1 है प्लस y का मान कितना है, ऐसे कहेंगे 8, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्या इसकी ज़रूरत पड़ी क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि संख्या अगर हमारा 18 है तो अगर हम 1 यहाँ पे रख दें, 8 यहाँ पे रख दें, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। एक बात हमेशा याद रखिए, खरीदना मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। और बेचना का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब एक बात याद रखिए, देखिए अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपया में खरीदा और 80 रुपया में बेच दिया तो आपको घाटा हुआ कि फायदा हुआ? 100 रुपया का आपने खरीदा, 80 रुपया का बेच दिया, तो 20 रुपया का तो आपको घाटा हो गया। तो अगर आप कभी भी देखिए, अगर आप कभी भी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो क्या आता है? तो आप कहेंगे कि ये हमारा हानि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हानि। लेकिन अगर आपने 100 रुपया का खरीदा और 120 रुपया का बेच दिया तो क्या आ जाएगा? लाभ। लेकिन लाभ तो माइनस में आएगा, क्योंकि 100 माइनस 120 आप करेंगे तो माइनस में लाभ आएगा। तो माइनस में लाभ कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई पैसा माइनस में है तो लाभ कैसे हो सकता है? इसलिए इसके लिए हमको उल्टा कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा? कि जो विक्रय मूल्य है, जो आपने बेचा हुआ है, आपने जितने में से बेचा हुआ है उतने में से क्रय मूल्य को अगर घटा दें तो ये हमारा बन जाता है लाभ। तो यही लाभ होता है। तो लाभ हानि आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचा, मतलब वहाँ पे जो पुस्तक बेची गई उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? आप कहेंगे 24 रुपया है। फिर आगे कहा जा रहा है कि 24 रुपया में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ उठाया जितना रुपये में उसने पुस्तक को खरीदा था। उतना ही लाभ उठाता है जितना, मतलब जितने में उसका क्या था? क्रय मूल्य। मतलब उसका क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य यदि उसका x रुपया होगा तो उसका लाभ भी कितना होगा? x ही होगा। ठीक है, उसका लाभ भी कितना होगा? x ही होता है, क्योंकि यही कहा कि उतना ही लाभ प्रतिशत बोला है। प्रतिशत लाभ जो होता है वो x हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे एक बात यार, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, लाभ हानि से संबंधित कोई भी कभी भी प्रश्न आए तो आप यही फार्मूला लगा दीजिए। कोई भी प्रश्न आए आप यही फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे लिखा गया है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस इसलिए लगा है कि अगर आपका ये एक्स लाभ होगा तो आप प्लस लगाएंगे, अगर ये एक्स हानि होगा तो माइनस लगाएंगे। तो अब देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है? तो कहेंगे 24। क्रय मूल्य आपका कितना है? तो कहेंगे x। तो x बराबर 24 गुणे 100 बटे में 100। कह रहा है कि प्रतिशत लाभ जो है वो कितना है? x है। ये x हो गया। ठीक है, 100 प्लस x को आप इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस x, और ये x बराबर में इधर कितना है? तो आप कहेंगे कि 2400 है। कितना है? 2400। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिखा है 100 प्लस एक्स में x का मल्टीप्लाई करेंगे और 2400 के बराबर आएगा। अब x का गुणा इसमें कर दीजिए तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 2400। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 100x 24 तरफ को इस तरफ भेज देंगे माइनस 2400 बराबर में 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, और यहाँ से द्विघात समीकरण हल करना है। तो 2400 को दो ऐसे भाग में हल करिए, खंड करिए कि जोड़ने घटाने पे 100 आ जाए। तो आप कहेंगे कि अगर हम 100 के स्थान पे 120 माइनस 20 कर दें तो 120 में से 20 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और 120 में अगर 20 का गुणा करेंगे तो 2400 आ जाएगा। मतलब ये सही है। माइनस 2400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 2400 बराबर में 0। इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेना है, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं x, ये x प्लस 120 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 120 हो जाएगा बराबर में 0। x प्लस 20 कॉमन है तो x प्लस 120 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या? x माइनस में 20 बराबर में 0।
अगर आप x प्लस 120 के बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर में माइनस 120 आएगा, और अगर आप x माइनस 20 के बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर में प्लस 20 आएगा। तो x का जो मान प्लस में आया है वही हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न के लास्ट में पूछा क्या है, कह रहा है क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य हमने क्या माना था x, और x का मान कितना आ गया 120, तो ये 120 नहीं, x का मान आ गया 20, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताइए। तो जो पूछ रहा है पहले वो मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं कि y रुपया है। ठीक है, अब प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा फॉलो करना है। अच्छा बताइए, एक कलम का मूल्य x रुपया है, तो 2 कलम का मूल्य 2x, 3 कलम का मूल्य 3x, 5 कलम का मूल्य 5x। तो कह रहा है कि 5 कलम का मूल्य और 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कह रहा है कि हमारा जो मान आ रहा है वो 50 रुपया है। फिर इसी प्रश्न में आगे कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल्य है वो 46 रुपया है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे अब हमको 2 समीकरण मिल गया, यहाँ पे हमको करना है हल। तो एक काम करते हैं, x को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से गुणा और ऊपर हो जाएगा 7 से गुणा। किसका मूल्य पूछा है, तो दोनों का मूल्य पूछा है, कोई भी हटा सकते हैं, x हटा सकते हैं या y हटा सकते हैं। 7 का गुणा किस में करेंगे, 7 पचे 35x हो जाएगा, 7 से 49y हो जाएगा, 7 पचे 35 350 हो जाएगा। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 35x हो जाएगा, प्लस 5 पचे 25y हो जाएगा। अगर 5 से 46 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का 30 आ जाएगा, और 5 का 20 3 23 हो जाएगा, 230 आ गया। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, तो आप लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 35x से 35x कट जाएगा, 49 में से 25 घटाएंगे तो 24y बचेगा, और इधर ये 0 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। तो y बराबर में क्या आ गया, तो कहेंगे 120 बटे में 24 आ जाएगा। 120 बटे में क्या आ गया, 24 आ गया। और इसको काट दीजिए, तो 12 दूनी 24 होता है, 12 में तो 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि y का मान 5 आ गया। तो y का मान 5 आया है, इसका मतलब y हमने क्या माना था, एक कलम का मूल्य y रुपया, मतलब एक कलम का मूल्य जो है वो 5 रुपया है। y का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो 5x प्लस 7y बराबर में 50 है, तो 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50 हो जाएगा। 5x बराबर में 50 माइनस 35 हो जाएगा, और 50 में से 35 आप घटाएंगे तो 15 आएगा, और x बराबर हो जाएगा 15 बटे में 5, इसको काट देंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब जो x का मान आया है वो 3 रुपया आया है, तो आप कहेंगे कि ये 3 रुपया हो गया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो आपका 3 रुपया है, और एक कलम का जो मूल्य है वो 5 रुपया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद भी उसका वेतन 2200 रुपया हो जाता है ना, 4 वर्ष बाद 2200 रुपया हो जाता है, 15 वर्ष बाद 2750 हो जाता है, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप एक महीने में 500 कमा रहे हैं तो एक साल में मतलब 12 महीने में आप कितना कमाएंगे, टोटल इनकम नहीं पूछ रहा है। आपसे बस ये कह रहा है कि आप मान लीजिए कोई काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो आपका सैलरी अगर साल भर में 100 रुपया बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि एक साल होगा तो 100 रुपया बढ़ेगा, लेकिन आपकी जो मंथली इनकम है वो 2000 रुपया है, मतलब आप 2000 रुपया महीना कमाते हैं, तो आप इस साल भी 2000 रुपया, हर महीने 2000 रुपया पाएंगे, अगले साल भी हर महीने 2000 रुपया पाएंगे, लेकिन
कोई एक महीना होगा जहां पर आपका 100 रुपया बढ़ जाएगा, तो 100 रुपया बढ़ जाएगा तो उस साल से उस महीने से आप जो है 2100 रुपया पाने लगेंगे, तो हर महीने 2100 रुपया पाएंगे। कहीं पर भी ये नहीं पूछा है कि एक साल में कितना पाएगा, ये कितना पाएगा। तो यही प्रश्न समझना है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, तो हम क्या करते हैं, वही मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन कितना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन, उस व्यक्ति का जो मासिक वेतन है वो x रुपया है। हमने ये मान लिया कि उस व्यक्ति का मासिक वेतन x रुपया है और ये x पर वो शुरू करता है, हर महीने वो x रुपया पाता है। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। हम मान लेते हैं कि उसके जो वेतन है हर साल जो नियत वृद्धि होती है वो y रुपया होता है, मतलब हर साल उसका y रुपया बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। कह रहा है यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद, एक बात बताइए, अगर 4 वर्ष बाद होगा तो 100 रुपया महीना तो पा ही रहा था, है ना। देखिए प्रश्नानुसार हर महीने वो 100 रुपया पा रहा था, लेकिन पहले साल वो 1y बढ़ा, दूसरे साल वो 2y बढ़ा, तीसरे साल वो 3y बढ़ा, चौथे साल वो 4y बढ़ा, तो 4 साल में वो 4y रुपया उसको बढ़ गया। तो अब वो कितना रुपया महीना पा रहा है, x + 4y रुपया महीना पा रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 2200 रुपया ये हो गया। मतलब ये जो रुपया बढ़ के 2200 रुपया हो गया, अब वो 2200 रुपया पा रहा है। पहले वो x रुपया पाता था, 4 साल बाद उसकी सैलरी बढ़कर 2200 रुपया हो गई। अभी हम x का मान निकालेंगे कि शुरू में कितना पा रहा था। आगे कह रहा कि 15 साल बाद, तो 15 साल बाद क्या, x रुपया तो महीना पा ही रहा था, 15 साल बाद 15y रुपया बढ़ जाएगा, तो इतना बढ़ गया। तो कह रहा है कि ये जो सैलरी है वो 2750 रुपया हो जा रहा है, 2750 हो जा रहा है। तो यही कह रहा है कि आप एक काम करिए कि बताइए कि उसका वेतन कितना था और उसकी वृद्धि कितनी हो गई थी। तो यही आपको x और y का मान निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट घटा दें, अगर आप घटा दें तो ये देखिए x कट जाएगा, है ना, x से x कट जाएगा, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11y बचेगा, लेकिन ये माइनस में, और इधर 2750 में से 2200 भी घटा दीजिए, माइनस में आएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 7 में से 2 गया, ये भी 5 हो जाएगा, माइनस में 550। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 550 बटे में माइनस में 11, माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 × 5 = 55, 50 हो जाएगा। मतलब y का मान 50, उसकी जो नियत वृद्धि थी वो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 50 रुपया, मतलब हर साल हर वर्ष उसका 50 रुपया बढ़ जा रहा था। इसी y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x + 4y = 2200 है, 50 हो जाएगा y का मान, 2200 हो जाएगा। x बराबर में क्या हो जाएगा, 2200 माइनस में 500 का 20, 200 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2000। अब आप देखिए ये जो उसका मंथली इनकम था, एक महीने में वो 2000 रुपया कमा रहा था। अब यही चीज़ है, अब देखिए पहले साल वो 2000 रुपया हर महीने में पा रहा था, दूसरे साल भी हर 2000 रुपया पा ही रहा होगा, लेकिन जब पहले साल काम किया तो 50 रुपया बढ़ा, दूसरे साल काम किया और 100 रुपया बढ़ गया, तीसरे साल काम किया 150 हो गया, चौथे साल काम किया 200 बढ़ गया, इसीलिए 2000 कमा रहा था, तो 4 साल बाद 2200 रुपया इसीलिए हो गया, 200 रुपया बढ़ गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि मेवे के 700 ग्राम की एक पैकेट की लागत 72 रुपया है। मतलब एक मेवा का पैकेट है जिसमें काजू किशमिश भरे गए हैं, उसका जो दाम है वो 72 रुपया है। इसमें कुछ काजू हैं, काजू की गिरी है, और जितने भी बच गए वो किशमिश है। मतलब मेवा में सिर्फ और सिर्फ काजू की गिरी है और किशमिश है। आगे कह रहा कि यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपया प्रति किलोग्राम हो और किशमिश की गिरी का भाव 112 रुपया प्रति किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है, यही पूछ रहा है। तो हम पहले मान लेते हैं, प्रश्न में जो किशमिश है वो x ग्राम है और जो काजू की गिरी है, काजू की गिरी वो जो है y ग्राम है। ध्यान से देखिए, जो किशमिश है उसमें वो कितना है, x ग्राम, और जो काजू की गिरी है, जो काजू है वो y ग्राम है। तो प्रश्न में शुरू में ही बोला है कि मेवे के 700 ग्राम, मतलब उस पैकेट का जो वजन है वो 700 ग्राम है। कितना ग्राम है, 700 ग्राम। मतलब अगर हम प्रश्नानुसार अब काम करें
तो x ग्राम प्लस y ग्राम बराबर में 700 ग्राम हमारा एक समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है इसमें काजू की कुछ गिरी है और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब यही देखिए कि अगर x ग्राम, अब हम प्रश्न के अनुसार ही चल रहे हैं, x ग्राम किशमिश का जो भाव होगा वो कितना होगा। अब आप देखिए कह रहा है 112 रुपया प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का 112 रुपया है, मतलब 1000 ग्राम का वो 112 रुपया है। तो 1 ग्राम वो 112 बटे में 1000 रुपया का मिलेगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि x ग्राम, तो x ग्राम का कितना हो जाएगा 112 x बटे में 1000, 112 x बटे में 1000, ये उसका पैसा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर काजू का भी निकाल लें कि y ग्राम काजू की गिरी का भाव, तो कितना हो जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है काजू की गिरी का भाव 96 रुपया प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का जो है 96 रुपया है, तो 1 ग्राम का 96 बटे में 1000 हो जाएगा। लेकिन y ग्राम का कितना हो जाएगा, तो y का गुणा इधर करेंगे तो y का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 96 y बटे में 1000 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये कहाँ से आए दोनों। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि दोनों ज्ञात करना है कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है, मतलब आपको x और y का मान निकालना है। तो यहां पर देखिए प्रारंभ में ही बोला था कि 700 ग्राम का पैकेट का लागत जो है 72 रुपया है, मतलब उसमें जो x ग्राम किशमिश था 112 x बटे में 1000 प्लस 96 y बटे में 1000, ये टोटल जो लागत है ये 72 रुपया है। ध्यान रखिएगा कि ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे 700 ग्राम आएगा भी x प्लस y का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों का जो एलसीएम अगर आप लेंगे तो सेम होगा, 1000 ही होगा। 112 में 96 जोड़ेंगे 96 y, ये हो जाएगा बराबर इधर 72 है, 1000 का गुणा उधर कर दीजिए, 112 x प्लस 96 y बराबर में 72,000 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे अब देखिए ये अंक बहुत बड़ा है तो इसको काट के हम लोग छोटा कर लेते हैं। इसका मतलब अगर हम 8 से भाग दें, यहाँ पर भी 8 से भाग दे देते हैं, यहाँ पर भी 8 से भाग देते हैं, यहाँ पर भी 8 से भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो 14 112 हो जाएगा, तो ये 14x हो जाएगा प्लस 12 96 होता है 12y हो जाएगा बराबर में 8 9 72 हो जाएगी, 9000 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर में 700 और 14x प्लस 12y बराबर में 9000। इसको क्या कर देते हैं, पहले तो इक्वेशन बराबर कर लेते हैं। तो y को हटा देते हैं, 12 का गुणा ऊपर करेंगे, 1 का गुणा नीचे करेंगे, तो 12x प्लस 12y बराबर में 12 8400 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 14x प्लस 12y बराबर में 9000। अब इसको घटाने पर, जैसे ही आप इसको लिखेंगे घटाने पर, तो प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाएगा, माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा। 12y से 12y कट जाएगा, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में, और यहाँ पे 600 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 600 बटे में 2 और x का मान आ जाएगा 300। तो जो x है वो किशमिश है और उसका जो मान आया है वो 300 आया है, 300 ग्राम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे किशमिश का जो दाम वजन था वो 300 ग्राम था। काजू का भी पता कर लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में अगर आप रख दें तो x मतलब 300 प्लस y बराबर में 700
y बराबर में कितना हो जाएगा 700 माइनस 300, y बराबर में 400। तो आप कहेंगे कि जो काजू की गिरी का जो वजन है वो 400 ग्राम है। वैसे भी एक टोटल 700 ग्राम था तो 300 ग्राम निकल गया था, तो 400 ग्राम किशमिश की गिरी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा और उसके लिए 21 रुपया दिया। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। तो हम लोग पहले तो मान लेते हैं कि जो नियत किराया है, नियत किराया है ना। अच्छा, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि 3 दिनों का, 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपया। और क्या कह रहा है कि अतिरिक्त दिन का जो किराया है, अगर आप अतिरिक्त दिन ले जा रहे हैं तो अतिरिक्त किराया कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे अतिरिक्त किराया देखिए y रुपया है। अगर आप 1 दिन ले जाएंगे तो 1 y बढ़ जाएगा। तो वहीं प्रश्न में कह रहा है, अब हम प्रश्नानुसार काम करते हैं। प्रश्नानुसार देखिए, अगर हम प्रश्नानुसार कार्य करें तो कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का किराया x रुपया जो नियत किराया है, अतिरिक्त किराया हमने y माना है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक लिया और 27 रुपया दिया। अच्छा, सरिता जो है, ध्यान से प्रश्न को समझिए, सरिता जो है वो 7 दिनों तक उन्होंने लिया, तो 3 दिनों तक तो नियत किराया लगा होगा, मतलब x रुपया लगा होगा। कितना लगा होगा? x रुपया लगा होगा। लेकिन ये सिर्फ 3 दिनों का है, तो 4 दिन वो अलग अतिरिक्त ले गई, तो 1 दिन का 1 वाई, तो 4 दिन का 4 वाई किराया वो अतिरिक्त दी। तो x जो है 3 दिनों तक, 4 दिनों तक 4 वाई दिया और टोटल रुपया उन्होंने मिला दिया, तो 27 रुपया दिया। फिर इसके बाद बारी आती है सुशी की। किसकी बारी आती है? सुशी की। सुशी जो है वो भी कह रही है कि वो 5 दिनों तक ले गई और 21 रुपया दिया। 5 दिनों तक मतलब पहले तो 3 दिनों तक उसने x रुपया दिया होगा जो नियत किराया है, अतिरिक्त 1 दिन का 1 वाई है, तो 3 दिन उसने 5 दिन ले गए थे, 3 दिन में x, तो 2 दिन में 2 वाई रुपया अतिरिक्त दिया होगा, और इसको जोड़ रहे हैं तो टोटल उसने 21 रुपया दिया है। इस तरीके से हमारे पास 2 समीकरण दिखाई दे गए। इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। x प्लस 4 वाई बराबर 27 और x प्लस 2 वाई बराबर में 21। इन दोनों को आप घटा देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि घटाने पर, घटाएंगे तो x से x कट जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 वाई बराबर में 27 में से 21 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6। y बराबर कितना आ जाएगा? 6 बटे में 2, मतलब काट देंगे 3 आएगा। तो y का मान आपका कितना आ गया? 3। इस y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, आपके समीकरण में जिसका आपका मन हो उसमें रख दीजिए। हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं x प्लस 4y, x प्लस 4y बराबर में 27 है। तो x का मान तो पता नहीं है, लेकिन y का मान हमको पता है कि 3 है, बराबर में 27। यहाँ पर आप लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 12, x बराबर क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा 15। तो x का मान कितना आ गया? 15। x का मान कितना आ गया? 15। मतलब अगर वो 3 दिनों तक कोई भी ले जा रहा है तो उसको 15 रुपया देखिए देना पड़ेगा, लेकिन अगर 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो उसे 3 रुपया अलग देना पड़ेगा, अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा 3 रुपया। इसीलिए अगर ये 7 दिनों तक ले गई, सरिता जो है वो 7 दिन तक ले गई थी और सुशी जो है वो 5 दिन तक ले गई थी। अगर ये 7 दिन तक ले गई तो 15 रुपया तो ऐसे ही लगेगा, भाई 15 रुपया ले जाओ 3 दिन पढ़ो, लेकिन 1 दिन वो उसके 4 दिन एक्स्ट्रा पढ़ी, मतलब 12 रुपया उसको एक्स्ट्रा लगा। इसीलिए 15 और 12 आपने जोड़ा तो 27 रुपया, इसलिए उसने 27 रुपया 7 दिनों का दिया था। उसी तरीके से इसका भी ये 21 रुपया दी थी। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर आपका जो 7 है वो आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। कुछ पैसा रुपया है जो किसानों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाना है। यदि 2 किसान कम हो जाते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपया अधिक मिलेगा। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाती है तो
प्रत्येक किसान को 30 रुपया कम मिलेगा, तो कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है ना, 8 है ये। अब देखिए, पहले तो हम मान लेते हैं कि कुल धनराशि कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि कुल धनराशि जो है वो x रुपया है। उसके बाद ये भी मान लेते हैं कि कुल किसान कितने हैं, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो डिवाइड होगा। तो कुल किसान जो है वो हमने माना कि y कुल टोटल किसान है। अब एक बात हमको बता दीजिए और अपने से समझ भी लीजिए। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 100 रुपया है और ये 100 रुपया जो है वो 10 लोगों में बांट देना है, 10 किसानों में से, समझते 10 किसानों में बांट देना है, तो आप कैसे बांटेंगे? तो कहेंगे अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं कि रुपया में अगर किसान को भाग दे दें तो हमको एक लोग को कितना रुपया मिल रहा है ये पता चलेगा। 100 बटे में 10 करेंगे तो 10 रुपया आएगा, मतलब एक किसान में आप 10 रुपया देंगे तो 10 में 100 रुपया बांट देंगे, 10-10 रुपया करके। मतलब आपको रुपया बटे किसान करना पड़ेगा। ये बात आपको यहाँ से समझ में आई होगी। रुपया बटे किसान करेंगे तो आपको एक लोग में कितना रुपया बांटा जाना है ये पता चलेगा। तो यही चीज़ है, अगर कुल धनराशि x रुपया है, कुल किसान y है, तो जाहिर सी बात है प्रति किसान कितना रुपया देंगे, तो आप कहेंगे प्रति किसान x बटे y रुपया एक किसान को मिलेगा। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। एक किसान को आपको x बटा y रुपया देना है। अब प्रश्न अनुसार हम काम करेंगे। कह रहा है कि यदि 2 किसान कम हो जाएं, किसान मतलब y, यदि 2 किसान कम हो जाए, x ही रुपया है, एक पैसे में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन किसान जो y थे उसमें 2 लोग कम हो गए, तो कह रहा है कि 50 रुपया अधिक मिलते, मतलब कि जो प्रति व्यक्ति मिलने वाले थे, एक व्यक्ति पे x बटा y मिलने वाला था, लेकिन उसमें से 2 किसान कम हो गए, तो इसमें से अगर ये घटा देंगे तो 50 रुपया आ जाएगा, अधिक मिलने लगा। लेकिन फिर बाद में दोबारा फिर कह रहा है कि नहीं, यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो जाए, मतलब किसानों की संख्या, पैसा उतना ही है, किसानों की संख्या जो y थी वो 2 अधिक हो जाए तो 30 रुपया कम मिलते हैं, मतलब 1 रुपया एक व्यक्ति पर जितना मिलने वाला था उससे 30 रुपया कम मिलने लगा। तो हमारे पास ये 2 समीकरण मिलके हैं और हमको याद करना है कुल धनराशि और किसानों की संख्या, मतलब यही x और y का मान निकालना है। पहले तो हम लोग पहले समीकरण को हल कर लेते हैं। जैसे इस वाले समीकरण को अगर हम उठाएं तो यहाँ पे देखिए दोनों में x कॉमन है। एक काम करते हैं, ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, x बटे में y माइनस x बटे में y प्लस 2 बराबर में 30, है ना, ऐसे। तो ये समीकरण यहाँ से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको दोनों को हल भी तो करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम x बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, तो नीचे अगर हम एलसीएम ले लें तो y माइनस 2 और ये बचेगा y का गुणा यहाँ पे 1 में करेंगे तो y हो जाएगा माइनस y माइनस 2 है, और ये ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब देखिए x और ये हो जाएगा y माइनस y प्लस 2 बटे में y स्क्वायर माइनस 2y और बराबर में 50। देखिए y से y कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 2x, तो आप कहेंगे ऊपर बचा 2x बटे में y स्क्वायर माइनस 2y बराबर में 50। y स्क्वायर माइनस 2y को उस तरफ भेज दीजिए, तो 2x बराबर में 50 ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 2y, इसे हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। इसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ पर भी दोनों को हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 माइनस में y बटे में y प्लस 2 ब्रैकेट बंद बराबर में 30। कैसे हुआ? क्योंकि x आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। इन दोनों को हमने एलसीएम लिया तो y प्लस 2 का 1 में गुणा हुआ y प्लस 2, y का 1 में गुणा हुआ तो माइनस y प्लस y कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 2x, ऊपर क्या बचेगा 2x बटे में नीचे क्या बचा, तो कहेंगे y स्क्वायर प्लस 2y बराबर में 30 बच जाएगा। तो 2x बराबर क्या बचेगा, तो कहेंगे 30 y स्क्वायर प्लस 2y बचेगा। तो समीकरण नंबर हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2।
ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करें तो 2x के बराबर भी ये है, 2x के बराबर भी ये है। इसका मतलब इन दोनों समीकरण को हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर मतलब इस 2x का जो मान है ये इसी 2x की जगह पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 50 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर इधर है 30 वाई स्क्वायर प्लस 2y। अच्छा, दोनों में सबका गुणा कर लेते हैं। 50 वाई स्क्वायर माइनस 100y बराबर ये 30 वाई स्क्वायर प्लस 30 दूना 60 वाई हो जाएगा। 30 वाई स्क्वायर किधर भेज दीजिए, 50 वाई स्क्वायर माइनस 30 वाई स्क्वायर बराबर में 60 वाई प्लस 100 वाई हो जाएगा। 50 वाई स्क्वायर में से 30 वाई घटाएंगे तो कहेंगे 20 वाई स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 160 वाई। अब आगे इसके हल करेंगे, देखते रहिए ध्यान से। 20 वाई स्क्वायर बराबर में 160 वाई है तो अब क्या होगा, तो कहेंगे वाई स्क्वायर बटे में वाई बराबर में 160 बटे में 20। इस स्क्वायर से ये y कट जाएगा, 20 अट्ठे 16 होता है, 8 आ जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आ गया, 8। तो y का मान हमारा 8 आया है। तो मतलब किसानों की कुल संख्या कितनी थी, ये रुपया नहीं होगा, किसानों की कुल संख्या कितनी थी, y। तो इसका मतलब y बराबर आपका किसान कितने थे, 8 थे। अब इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, हम इसमें रख देते हैं। तो ये है 2x, एक मिनट, 2x बराबर में 30 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 2y। तो 2x बराबर में 30 वाई स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 8। अगर आप इस 30 को इस तरफ भेज देंगे तो x, 2 को ही भेज दीजिए उस तरफ, तो x बराबर हो जाएगा 30 ब्रैकेट में 8 है 64 प्लस 8 दूनी 16 बटे में 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 30 को काट दीजिए 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 और 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 होगा और ये 80 हो जाएगा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 15 × 120 मतलब 1200 रुपया हो जाएगा। क्योंकि x का मान 1200 आया है तो हमने शुरू में माना था कुल धनराशि कितनी है, तो आप कहेंगे x रुपया, मतलब कुल धनराशि 1200 रुपया था। तो 1200 रुपया था जो कि 8 किसानों में बराबर बराबर बांटना था। प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई और इसका एक भाग 12% पर वार्षिक ब्याज पर दर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसे कितना धन मिलेगा। मतलब 12% पर और 10% पर उसे कितना धन मिलेगा। सबसे पहले आपको इस प्रश्न में ये जानना अनिवार्य है कि ब्याज बराबर होता क्या है। साधारण ब्याज जो होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मतलब अगर आपने जो भी पैसा लगाया किस प्रतिशत पे लगाया और कितने समय के लिए लगाया तो वो ब्याज आपको पता चल जाएगा। तो पहली बात तो हम ये मान लेते हैं कि उसने दिया हुआ है कि 75,000 पूंजी लगाई है, तो 75,000 को 2 भागों में उसने बांट दिया कि इतना रुपया 12% पर, इतना रुपया 10% पर। तो अगर हम ये माना कि पहला भाग मतलब जो उसने 12% पे लगाया वो x रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि उसका दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग जो 10% पर लगाएगा वो हमारा हो जाएगा 75,000 में से x को घटा देंगे तो ये दूसरा भाग हो जाएगा। तो 10% और 12% का जो मूलधन है वो पता चल गया। तो प्रश्नानुसार हम काम करेंगे। अगर हम प्रश्नानुसार काम करें तो पहला जो 12 भाग है 12% पर कह रहा है कि एक भाग इसने 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। ठीक है,
तो यहाँ पर एक बात समझना है कि जो हमारा समय है वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया है। तो मूलधन कितना है तो आप कहेंगे x है। मूलधन कितना है x है। दर कितना है तो कहेंगे कि 12% है, तो 12 बस लिख दीजिए, है ना। दर गुणे समय कितना है तो कहेंगे 1 वर्ष, बटे में हो जाएगा 100। ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्याज है, ये ब्याज है ना, ब्याज बराबर ये ब्याज कहाँ पर है, ये ब्याज है पहले भाग पर जो x रुपया है, तो दूसरे भाग पर भी तो ब्याज मिलेगा। दूसरे भाग का जो ब्याज है वो कितना है वो भी समझ लेते हैं। तो मूलधन कितना है 75,000 माइनस x गुणे 10% पर, और समय कितना है एक ही है, बटे में 100। अगर आप इसको हल कर दें तो ये आ जाएगा 12x बटे में 100, और इसको आप हल कर दें तो ये आ जाएगा 75,000 माइनस x गुणे 10 बटे में 100, मतलब इस 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए एक साल के अंत में पहला ब्याज उसको इतना मिला 12x प्लस 12x बटे में 100, और 10% वाले पे उसको ब्याज मिला है इतना। तो प्रश्न में साफ साफ कह रहा है कि यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज मतलब साल भर में उसको जो ब्याज मिला है वो 8300 रुपया मिला है। मतलब ये जो 12x मिला है, ये जो 12x बटे में 100 और ये जो 75,000 माइनस x बटे में 100, ये जो दोनों ब्याज एक साल में मिले हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो यही हमारा 8300 रुपया बन जा रहा है। अब देखिए 12x बटे में 100 है तो आप इसको काट सकते हैं, तो आप इसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे, 2 छक्का 12 हो जाएगा और 2 50 में हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 25, मतलब ये पूरा का इक्वेशन हमारा क्या बन गया। अच्छा ये 100 नहीं है, ये 10 है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 कट गया है। तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर बचा 3x बटे में 25 प्लस 75,000 माइनस x बटे में 10 बराबर में ये क्या है 8300, ये बचा है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको अगर एलसीएम लेना चाहे तो हम 50 एलसीएम ले सकते हैं। 50 एलसीएम लेंगे तो 25 दूना 50, 2 तिहाई 6x प्लस 75,000 माइनस x है। यहाँ पे देखिए 10 एलसीएम है, 5 से गुणा करेंगे तो 375,000 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा जो है 3x 5x बराबर में क्या हो जाएगा 8300 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6x में से 5x घटाएंगे तो 1x बचेगा प्लस 375,000 हो जाएगा बराबर में 8300 गुणे 50 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 415,000। तो यहाँ का मतलब ये हो गया कि अगर x बराबर देखें तो 415,000 माइनस 375,000 को इधर भेज देंगे 375,000, अगर इसमें से ये घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 40,000। तो x का जो मान आया आप देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पे जो x का मान आया है वो 40,000 है। x हमने माना था कि पहला भाग जो उसने डिवाइड किया है वो 12% पर, वो उसने डिवाइड किया 40,000। अब यहीं से आप निकाल लीजिए, अगर 12% की बात करें तो 12% पर उन्होंने 40,000 इन्वेस्ट किया था, और जो 10% पे किया था वो कितना था 75,000 माइनस 40,000, और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अगर इसमें 40,000 घटा देंगे तो 35,000 हो जाएगा। तो 12% पे उन्होंने 40,000, 10% उन्होंने कितना किया 10% पे उन्होंने 35,000 किया था इन्वेस्ट। यही आपसे प्रश्न में पूछा भी है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये में से कुछ 12%, तो ठीक है, तो सबसे पहले उसने कुल 5,000 रुपये जो है इन्वेस्ट किया, उसका जो मूलधन है वो 5,000 रुपया है। तो कह रहा है कि अगर हम ये मान लें कि 12% वार्षिक ब्याज की जो दर है, 12% जो ब्याज की दर पर है, उसने माना कि उसका जो मूलधन है वो x रुपया है, उसका जो मूलधन है वो कितना है x रुपया, और उसके बाद कौन सा प्रतिशत ले रहा है, तो कह रहा है इसके बाद जो है 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए हैं। जो 15% पे लिया है, जो 15% पे लिया है, तो वो कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है मूलधन अगर वो 5,000 रुपया उसके पास टोटल है, तो पहला भाग उसने जो डिवाइड किया वो x में, दूसरा क्या हो जाएगा 5,000 माइनस x रुपया हो जाएगा। ये दोनों का मूलधन है कि 12% पर पहले देख लेते हैं, 12% पर है ना, मूलधन कितना है, कहेंगे x मूलधन गुणे दर, दर कितना है 12 और समय कितना है 2 वर्ष, बटे में क्या हो जाएगा 100, बटे में क्या हो गया 100। इसके बाद 15% का भी देख लेते हैं, 15% का क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 5,000 माइनस x गुणे 15,
समय 2 वर्ष बटे में 100। एक बात समझिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने बैंक को कुल कितने रुपए दिए, तो वो दे रहा है 6320 रुपया। यही हम समझ लेते हैं, उसने बैंक को कुल 6320 रुपया दिया है। उसने मूलधन कितना लगाया था, उसने मूलधन लगाया था 5000 रुपया। तो मूलधन मतलब उसके पास कुल पैसा कितना था, तो कहेंगे कि वो था 5000 रुपया। फिर उसने बैंक को लास्ट में कितने दिए, तो आप कहेंगे 6320 रुपया कुल। अंत में उसने कुल 6320 रुपया दिया, तो बढ़ कितना रहा है, तो आप कहेंगे कि जो हमारा ब्याज सिर्फ हुआ, कितना ब्याज लगा, कैसे पता चलेगा कि कुल 6320 रुपया जो दिया है, इसमें से ये मूलधन निकाल दें तो हमारा 5000 अगर आप इसमें निकालेंगे तो 1320 रुपया ब्याज लगा। मतलब 2 वर्ष में जो ब्याज उसने दिया था वो 1320 रुपया उन्होंने सिर्फ ब्याज दे दिया था। 5000 तो लिया था, उसके पास मूलधन 5000 था, लेकिन जब अंत में 2 साल के बाद वो वापस किया पैसा बैंक को तो 6320 रुपया दिया। तो 5000 लिया था, 6320 रुपया दिया, तो कितना ज़्यादा दिया उसने, 1320 रुपया ज़्यादा दे दिया। 1320 रुपया ज़्यादा दिया, इसका मतलब ये है कि यही 1320 रुपया 2 साल में उसका ब्याज लगा है। तो पहले जो 12% पे लगा था वो कितना लगा था, आप देख लीजिए, 12 दूनी 24 x बटे में 100 प्लस यहाँ पे कितना लगा था, तो आप कहेंगे 5000 माइनस एक्स गुणे 15 दूना 30 बटे में 100। तो 2 वर्षों में ये जो ब्याज है कितना हुआ है, 1320 रुपया। यही समझना है। आप गलती कहाँ पे करेंगे कि आप इसके जगह पे अगर आपने 6320 रुपया रख दिया तो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 100 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों का हर अगर समान है तो ऊपर के सभी आपस में जुड़ जाते हैं। ये है आपका 24x प्लस 5000 में 30 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 4 शून्य हो जाएगा, 30x माइनस में हो जाएगा, बराबर में 1320। इस 100 का गुणा इधर कर देंगे, 24x में से 30x घटा भी देंगे, तो जो है आपका ये कितना हो जाएगा, 15000 और उसके बाद एक और शून्य माइनस में क्या हो जाएगा, 6x। 30x में से 24x घटा देंगे, 6x आएगा। 100 का गुणा इधर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1320 गुणे 100 मतलब 2 जीरो और बढ़ा दिया। तो अब क्या हो जाएगा, -6x को इस तरफ भेज देते हैं, ये 1,32,000 को इस तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ पे 1,50,000 जो है माइनस 1,32,000 बराबर में -6x इधर आएगा तो +6x हो जाएगा। 1,50,000 में से 1,32,000 आपको घटाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले तो 3 जीरो बचेगा ही, अब यहाँ पे मैं हल कर लेता हूँ। 3 जीरो तो बचेगा ही, उसके बाद 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, जो है 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। तो 18,000 बराबर हो जाएगा 6x। 6 का भाग आप 18,000 में दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 3000 हो जाएगा। मतलब जो x का मान आया है वो 3000 है। आप देखिए x आपने माना क्या था, तो आप कहेंगे x तो हमने जो 12% पे जो पहला भाग किया था वही हमारा 3000 रुपया है। तो जो दूसरा उधार लिया था उन्होंने 5000 माइनस 3000 लिया था, 5000 माइनस 3000 मतलब दूसरी बार उन्होंने 2000 रुपया उधार लिया था। तो एक बार उन्होंने 3000 उधार लिया 12% पे, दूसरी बार उन्होंने 2000 रुपया उधार लिया 15% पे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपया और 100 रुपया का नोट ही चाहिए। फिर उसने कहा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो खजांची ने उन्हें 50 रुपया और 100 रुपये का नोट मिलाकर कुल 25 नोट दे दिए। और फिर कह रहा है कि आप ज्ञात करिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट उसको मिले थे। तो सबसे पहले अगर हम मान लें कि 50 रुपया का माना 50 रुपये का नोट x था, 100 रुपये का जो नोट था वो y था। इसकी संख्या हम लोगों ने पता कर लिया है। फिर आगे कह रहा है कि खजांची ने जो है कुल कितने नोट दिए थे, तो कुल नोटों की संख्या जो है वो 20 है ना, कि 25 है, 25 है।
तो मतलब x जो है वो 50 के नोट है, y जो है वो y के नोट है, तो कुल नोटों की संख्या हमारा 25 है, तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट तो दिया, लेकिन कुल टोटल उसने कितने रुपये दिया था, तो आप कहेंगे कुल टोटल जो है 2000 रुपया दिया गया। अब बताइए 50 रुपया का एक नोट है तो 50 रुपया ही हुआ, 50 रुपया का दो नोट है तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 2 मतलब 100 रुपया। 50 रुपया का 3 नोट होगा तो 50 गुणे 3 हो जाएगा 150 रुपया। उसी तरीके से 50 रुपया का x नोट है तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 50x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50x प्लस 100 रुपया का y नोट है तो ये 100y हो जाएगा, और कुल रुपया कितना हो गया, तो कहेंगे 2000 रुपया होगा। ये समीकरण नंबर 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे। अगर हम हल करने बैठे तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि ऊपर 50 का गुणा कर दीजिए, नीचे भी 1 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि हमको x का हटाना है। तो 50x प्लस 50y बराबर में 50 गुणे 25 हो जाएगा, 25 25 125 होता है, 1250 हो जाएगा। 50x प्लस 100y बराबर में 2000। इसको करते हैं माइनस, मतलब घटाने पर। जब इसको घटाएंगे तो माइनस 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 हर जगह हो जाएगा, 50x से 50x कट जाएगा। 100y में से 50y घटाएंगे तो 50y बचेगा माइनस में। 2000 में से 1250 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10 में से 5 5 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 750 आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 15 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 15। मतलब जो 100 का नोट था वो 15 था, ठीक है। तो 50 का नोट कितना था, इस समीकरण 1 पे रख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 25 है, तो x प्लस वाई का मान 15 है, बराबर में 25 है, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, x का मान हो जाएगा 10। जो 50 का जो नोट है वो उसकी संख्या 10 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। जो मासिक व्यय लग रहा है उसका एक भाग फिक्स है, नियत है। फिर कह रहा है कि तथा इस शेष जो भाग है वो इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन खाया है, लिया है। फिर आगे कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए है उसको 20 दिन का भोजन करता है तो 1000 रुपया देता है, और वहीं पर जो एक विद्यार्थी है बी वो 26 दिन भोजन करता है तो वो जो है 1180 रुपया देता है ना। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के मूल्य बताइए। तो हम यही मानते हैं, सबसे पहले माना कि नियत व्यय, जो वहाँ का नियत व्यय है वो 100 रुपया है, और वहाँ पर क्या है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य वो y रुपया है। अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है। अगर ये विद्यार्थी 20 दिन भोजन करेगा तो जाहिर सी बात है जो उसका नियत फीस है वो तो लगेगा ही, मतलब कि चाहे जितने दिन भोजन करो लेकिन फिक्स है कि x रुपया लगेगा। लेकिन अगर प्रतिदिन भोजन अगर कर रहा है तो उसका जो मूल्य है वो y रुपया है। तो कितना दिन भोजन कर रहा है उसका y रुपया लगेगा। छात्रावास में रहने का x रुपया तो लग ही रहा है, लेकिन एक दिन भोजन करोगे तो आपको y रुपया देना पड़ेगा। तो 20 दिन ये भोजन कर रहा है, कौन, ए अगर 20 दिन भोजन कर रहा है तो 20 y रुपया देगा कि नहीं देगा। और कह रहा है कि इसने जब 20 दिन स्पेंड किया वहाँ पे बिताया तो वो 1000 रुपया दे रहा है। इसी तरीके से जब बी की बारी आती है तो वो कितने दिन रहता है भाई, वो 26 दिन रहता है, 26 दिन अपना भोजन वोजन करता है और 1180 रुपया स्पेंड करता है। मतलब उसका रहने का खर्चा जो 100 रुपया तो फिक्स है, लेकिन वो 26 दिन रहा तो 26 वाई भोजन का पैसा देगा, ये प्रतिदिन भोजन का मूल्य, और ये 1180 रुपया टोटल वहाँ पे करता है, देता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। लास्ट में पूछा है 1180 है ना, 1180 है कि नहीं है, कहाँ गया प्रश्न नंबर 12, 1180 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम घटा देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा घटाने पर, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, 26y में से 20y घटाएंगे तो 6y आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। 1180 में से 1000 घटाएंगे तो माइनस में 180 आ जाएगा।
y बराबर में हो जाएगा -180 बटे में -6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे 30 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि y का मान 30 आ गया। मतलब यहाँ पर ये जो y है, एक दिन का जो खर्चा है खाने का, भोजन पर जो व्यय किया जा रहा है वो 30 रुपया है। कितना है, 30 रुपया। लेकिन नियत व्यय भी तो निकालना है, किसी एक समीकरण में आप रख लीजिए, x + 20 y बराबर 1000। तो x + 20 × 30, 20 × 30 बराबर में 1000। x बराबर 1000 माइनस 20 जो होता है 60 होता है, मतलब 600 है ना। 1000 में से 600 घटाएंगे 400, मतलब जो नियत फीस है वो 400 रुपया है। अगर आप वहाँ पे हॉस्टल में जा रहे हैं, छात्रावास में जा रहे हैं, तो आपको 400 रुपया, देखिए फिक्स है कि 400 रुपया देना पड़ेगा। ये जो आया है x का मान वो 400 रुपया है, मतलब आपको 400 रुपया तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना खा रहे हैं, एक दिन का भोजन का जो व्यय है वो 30 रुपया है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यश ने एक टेस्ट मैच में 40 अंक अर्जित किए। देखिए यश जो होता है एक टेस्ट देता है, कहता है कि प्रश्न कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही अंक पर 3 अंक मिले, सही उत्तर दे रहा था तो 3 अंक मिल रहे हैं, और जो अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया जा रहा है। अगर एक प्रश्न गलत हो गया तो 1 नंबर कट गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश जो है 50 अंक पा जाता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अगर हम प्रश्नों की संख्या मान लें x, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए अगर हम प्रश्नों की संख्या माने तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ सही प्रश्न है और उसने कुछ गलत भी प्रश्न किए हैं, और 40 अंक प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या हम कितना मान लेंगे, x और y, x + y। तो ये प्रश्नों की संख्या हो जाएगी सही और गलत। तो यही कहा जा रहा है कि टेस्ट में 40 अंक तब प्राप्त करता है जब उसने सही उत्तर पर 3 अंक मिले। मतलब सही उत्तर ये है और ये गलत वाला है। सही उत्तर पे 3 अंक मिले, मतलब टोटल उसको 3 अंक मिले, प्लस y गलत अंक पर उसका 1 नंबर कट रहा है, तो ये प्लस नहीं होगा बल्कि 1 नंबर कट रहा है, तो माइनस y, 1 y होगा, तो इसलिए y मैंने लिखा। तो ये 40 अंक प्राप्त कर रहा है। लेकिन प्रश्न में फिर आगे कह रहा है कि यदि उसे 4 अंक मिलते और 2 अंक कटते तो 50 मिलता। 4 अंक मिलते, 2 अंक कट तो उसे 50 अंक मिलते। 2 समीकरण हमको मिल गया है। प्रश्नों की संख्या पूछा है, x + y हमको निकालना है। तो यहाँ से आप y को हटा दीजिए, 2 से गुणा 1 से गुणा करेंगे तो 6x - 2y बराबर में 40 × 80 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 4x - 2y बराबर में 50। क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2y से 2y कट जाएगा, 6x में से 4x जाएगा तो 2x हो जाएगा, बराबर में 50 में से 80 में से 50 जाएगा, 30 हो जाएगा। x बराबर में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो x का मान 15 आया है। समीकरण 1 में आप रख दीजिए 3 × 15 माइनस y बराबर में 40। तो 15 त्याई 45 माइनस y बराबर में 40। तो क्या हो जाएगा, 45 - 40 बराबर y। 45 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा, 5। y का मान कितना आ गया, 5। मतलब प्रश्नों की संख्या कितनी है, x का मान आया है 15 और y का मान आया है 5। तो प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं A और B और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर देखिए एक स्थान है, यहाँ पर ये राजमार्ग है, A और B 2 स्थान हैं और इनके जो बीच की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। तो ये कार्य अगर भिन्न दिशा में चलें तो 5 घंटा का समय लगाती हैं। पहले तो आप मान लीजिए कि दोनों की चाल है ना, तो अगर हम ये मान लें कि यहाँ से कार नंबर A चलती है और यहाँ पे कार नंबर B चलती है, तो अगर हम ये कहें कि A की चाल, कार A की चाल अगर माना
ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बी की जो चाल है वो हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि अगर वो दोनों कार जो है वो भिन्न भिन्न चालों से चलें, वो भी एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा पे चलने पर जब चाल होते हैं वो घट जाते हैं, है ना। जो दूरी भी अब यहाँ पे हो जाएंगे तो दोनों घट जाएंगे। कह रहा है कि 5 घंटे का समय लगती है, दूरी कितना है 100, 5 घंटे का समय ले रही हैं, है ना। तो आप 5 घंटे, समय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि समय बराबर होता है, सॉरी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। तो अब यही आपको समझना है, जो पहला कार है जब वो चलेगी तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो उसकी दूरी हो जाएगी चाल गुणे समय। तो ए की चाल कितनी है x गुणे समय कितना ले रहा है 5 घंटा, और उसके बाद जो बी है वो कितना उसका चाल है, चाल जो है y, समय कितना ले रहा है 5 घंटा। अब आपको पता है कि ये जो दूरी है अगर इन दोनों को घटा दे तो कितना किलोमीटर आएगा, 100 किलोमीटर आएगा। मतलब आपका इक्वेशन बना 5x माइनस 5y बराबर में 100। अगर हम 5 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 100। 5 से इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा 20, मतलब x माइनस वाई बराबर में क्या आ गया 20, समीकरण नंबर 1। यही प्रश्न जब आप आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि जब वो एक दूसरे की ओर चलती हैं, मतलब जुड़ जाएंगी। अब जब वो एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटा में मिल जाती है, मतलब 1 घंटा बाद मिल जाती हैं। तो अगर 1 घंटा बाद मिल जाती हैं तो दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल कितना है a की x, समय कितना लगेगा 1, b की चाल कितना है y, समय कितना लगेगा 1 घंटा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 100 किलोमीटर तो चल रही है। टोटल कितना चली 100 किलोमीटर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 100, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर दीजिए, आपका चाल जो है वो पता चल जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर में क्या है, x माइनस वाई बराबर में 20, x प्लस वाई बराबर में क्या है, कहेंगे 100 है। माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा तो 2x बराबर 120 आ गया, 2 से इसको काट दीजिए 60, x का मान कितना आ गया 60। इसके बाद x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 20 में रख देते हैं, तो x का मान आया 60 माइनस वाई बराबर में 20, तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 20 और y बराबर हो जाएगा 40। तो आप देख रहे हैं कि x हमने क्या माना था, a की चाल जो का 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, और y जो है b की जो चाल है, दूसरे कार की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करें तो ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति एक काम x दिन में करता है तो एक दिन में 1/x काम करेगा। ये बात आपको अगर याद रहेगा तो वर्क एंड टाइम का ये सवाल आप हल कर लेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है, सबसे पहले आप यही मान लीजिए कि एक महिला जो है वो x दिन में कंप्लीट कर लेती है काम, और एक पुरुष अगर उस काम को करे, एक काम को करे तो वो y दिन में कंप्लीट कर लेता है वो काम। प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें तो अब देखिए यही समझना है कि 2 महिलाएं, अब ये समझिए कि एक महिला अगर एक काम को करे, एक दिन में काम करे, एक महिला एक दिन में, यही मैं लिख देता हूं, एक महिला एक दिन में 1/x काम करेगी। कितना काम करेगी, 1/x। और एक पुरुष कितना कर रहा था, हमने कितना माना था, एक पुरुष जो है y दिन में टोटल पूरा काम कर रहा था। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे 1/y काम करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। प्रश्नानुसार काम करते हैं। आप प्रश्नानुसार अगर हम काम करें तो कहा जा रहा है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष, तो 2 महिला काम करेंगी, एक महिला एक दिन में 1/x, 2 महिला एक दिन में 2/x, एक पुरुष एक दिन में 1/y, तो 5 पुरुष 5/y ये करेंगे।
अगर इन दोनों को जोड़ दें, कह रहा है 4 दिन में खत्म करेंगे, लेकिन ये 1 दिन का है तो 1/4 होगा। समीकरण नंबर दूसरा अगर बनाएं तो कहा जा रहा है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, 3 महिलाएं हैं मतलब 3/x, 6 पुरुष हैं मतलब 6/y, 3 दिन में खत्म कर रहे हैं मतलब 1/3, दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर अगर साफ साफ देखें तो हम लोग इस समीकरण को हल कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस 3 का गुणा यहाँ पे कर लीजिए, इस 2 का गुणा यहाँ पे कर लीजिए। तो 3 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6/x प्लस 5 तिहाई 15/y बराबर में 3/4। 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6/x प्लस 6 दूनी 12/y बराबर में 2/3। अब इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, जब घटाएंगे तो ये माइनस 6 से 6x से 6/x कट जाएगा। 15 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 3/y और 3/4 माइनस 2/3, 3/4 माइनस 2/3 आएगा। तो इसको आप अगर हल करेंगे 3 3 का 9 माइनस 8/12 हो जाएगा, मतलब 1/12। 3/y बराबर अगर 1/12 है तो 12 का गुणा 3 में करेंगे 36, y का गुणा 1 में करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 है 2/x प्लस 5/y बराबर में 1/4 है। तो y का मान 36 है तो 2/x प्लस 5/36 बराबर में 1/4। 2/x बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/36। इसका जो एलसीएम ले लेते हैं 36 ही ले लेते हैं, 4 9 36 होता है, माइनस 5 मतलब 4 क्या आ जाएगा 36, 4 एकम 4, 4 9 36। 2/x बराबर में आ गया है 1/9। x का गुणा 1 में करेंगे x आएगा, 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 आएगा, तो x का मान आ गया 18। अब आप ध्यान से देखिए, एक महिला कितने दिन में कर रही थी, तो आप कहेंगे कि x दिन मतलब 18 दिन। महिला एक दिन एक काम कितने में करेगी, 18 दिन में करेगी। या पुरुष अगर करेगा तो y दिन में मतलब 36 दिन में कर देगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से चलती है और कुछ दूरी बस से चलती है। कह रहा है कि अगर आप इतना ही समझिए कि टोटल कुल दूरी कितना है, रूही जो है अगर वो घर जाए तो कुल दूरी कितना तय कर रही है, तो कर रही है कि 300 किलोमीटर तय करना है। ध्यान में रखना है 300 किलोमीटर। और कह रहा है कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी जो है बस से। अगर हम रेलगाड़ी से तय करेंगे तो रेलगाड़ी की भी कुछ चाल होगी, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस से भी कुछ दूरी जा रही है तो बस की जो चाल होगी वो कितनी होगी, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ऐसा कह रहा है। चलिए प्रश्नानुसार हम काम करते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है, जो जो कहेगा वही फॉलो करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी वो बस द्वारा। 60 किलोमीटर अगर वो रेलगाड़ी के द्वारा जाए और शेष दूरी फिर कितना हो जाएगा 240, क्योंकि कुल दूरी 300 है। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई, रेलगाड़ी से 240 तो बचा, वो बस से जाएगी गई। कह रहा है कि अगर ऐसा है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे मतलब समय, तो समय बराबर होता है दूरी, ये तो दूरी है ना 60 और 240, दूरी बटे में चाल। ये रेलगाड़ी का चाल यहाँ लिखना है और ये 240 ये बस की चाल लिखना है y। ये टोटल अगर आप जोड़ दे रहे हैं तो कुल समय आ रहा है 4। इसको और हल करें तो 60 से अगर दोनों पक्षों में भाग दे दें तो 60 से 60 कट जाएगा, मतलब आप यहाँ पे अगर 60 से भाग दे दें, 60 कर दें, यहाँ पे 60 कर दें, ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि 60 से 60 कट जाएगा। 60 से इसको काट देंगे 4 आ जाएगा, मतलब 4/y हो जाएगा। ये 4 से 1 कम 4 15 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर समीकरण नंबर 2 पे चलें, दो बनाना है। कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से अगर वो चले तो जाहिर सी बात है बस से वो 200 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पे समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी 100 बटे में चाल। चाल कितना है x, है ना, हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अगर ये आपको डाउट कर रहा हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो दूरी ये हो गया, चाल नीचे हो गया। ये बस का चाल क्या है y,
कुल समय कितना लग रहा है, तो इसमें भी कुल समय लग रहा है, कह रहा है कि 10 मिनट अधिक, 4 घंटा तो लग ही रहा है, प्लस 10 मिनट अधिक, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है, याद रखिएगा। तो इसको 0 से 0 काट देंगे, 1/6, 6 का 24, 25 बटा में क्या आ जाएगा 6, सॉरी 25 बटा में 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम इसको और इजी कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर दोनों पक्षों में 100 से 1/100 से भाग दे दें, या ऐसा कहें 100 से, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 200 से ये 000 कट जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 1/24 ये हो गया, तो बचा क्या 1/x प्लस 2/y बराबर में 1/6 चौका 24, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 1/x प्लस 4/y बराबर में 1/15, और इधर है 1/x प्लस 2/y बराबर में 1/24। इसको कर देते हैं माइनस, लिखते हैं यहाँ पे घटाने पर। जैसे आप यहाँ घटाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, सभी के सभी चिन्ह किस में बदल जाएंगे, माइनस में बदल जाएंगे। तो 1/x से 1/x कट जाएगा, बचा क्या 4 में से 2 घटाएंगे, 2/y बचेगा, बराबर में 1/15 माइनस 1/24, 1/15 माइनस 1/24। देखिए अगर हम दोनों का एलसीएम ले तो 120 ले सकते हैं, 15 बटे 120 हो जाएगा 24, 5 120 होता है, 3/120 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1/40 आ गया, मतलब 2/y बराबर में 1/40। 40 का गुणा यहाँ पे करिए, y का गुणा यहाँ पे करिए, तो y का गुणा 1 में करेंगे तो y एकम y, और 40 का गुणा 2 में करेंगे, 40 गुना 80, तो y का जो मान आ गया वो 80 आ गया। इस y के मान को समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए, 1/x प्लस 4 बटे में क्या हो जाएगा 80 बराबर में 1/15 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/20 हो जाएगा, तो 1/x बराबर 1/15 माइनस 1/20 हो जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम आप ले लीजिए, कितना ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं ले लेता हूँ कुछ भी 60 ले लेते हैं, 60 ले लेंगे तो 15 चौका 60, 20 23 60 हो जाएगा, 1/60 आ गया, तो x बराबर आ गया 60। x बराबर क्या, क्योंकि 1/x बराबर 1/60, तो x बराबर 60। तो आप देखिए क्या माने हैं, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, और बस की चाल जो y है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 3G, और इसके बाद चलेंगे प्रश्नावली 3H पर, जो कि अध्याय नंबर 3 का अंतिम प्रश्नावली होगा, और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 4A मतलब कि अध्याय 4 द्विघात समीकरण पे। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर आपने देखा होगा, और अगर आपको सभी चीज़ें अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।